Good morning students, welcome back in physics PYQ series with न्यूमेरिकल वाला तैयारी 2.0 जहां आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर को जिस चैप्टर का नाम सुनते ही कंफ्यूजन अपने दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन खास बात इस चैप्टर की है कि वो अपने ही पैटर्न्स में ट्रैप है। उन पैटर्न से ज़्यादा उसके टर्म्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, लेकिन उसने थ्योरी के पार्ट में कुछ इंक्रीमेंट कर लिया है। तो आज हम वो सारे पैटर्न्स ब्रेक करेंगे जिन पैटर्न्स के साथ वो हमें कंफ्यूज करता है, और साथ में हम सीखेंगे कि अगर कुछ नए क्वेश्चंस वो सोच पाएगा, बना पाएगा तो कैसे बनाएगा, कैसे डिज़ाइन करेगा। और पिछले सालों से हम हेल्प लेने वाले हैं कि उसने कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा रिपीट किया है, तो इस ईयर कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो नाम सुन के तो क्लैरिटी मिली होगी, तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लो और आज हमें इस वेव के टर्म को ब्रेक डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है और हम पढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज। हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज। अब व्हाट इज द सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब हमने हाइगेन्स का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो हाइगेन्स का जनरली जो प्रिंसिपल है वो किस पे है? सेकेंडरी वेवलेट्स के कंस्ट्रक्शन पे, है ना। कोई भी एक जो सोर्स होगा वो क्या फॉर्म करके देगा? वेव फ्रंट्स फॉर्म करके देगा, और हर एक वेव फ्रंट अगले वेवलेट के लिए एज अ फ्रेश सोर्स बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं कहीं पे एक छोटा सा सोर्स रख दूं, वो भी स्फेरिकल, तो यहां से क्या फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे? हमारे वेव फ्रंट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। इधर भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कुल मिला के जैसा शेप है उसी शेप के हमें क्या मिलेंगे? वेव फ्रंट्स मिलेंगे, वेवलेट्स मिलेंगे। और इन्हीं के हर एक पॉइंट पे अगर मैं कहूं तो यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिहेव करेंगे एज अ फ्रेश सोर्स। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो अब इसी वेवलेट्स के बारे में हमें बात करना है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, जो वेवलेट्स बनते हुए तैयार होते जा रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर इसकी क्लैरिटी पे और उतरेंगे। इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, large in forward direction and small in the backward direction, small in the forward direction and large in the backward direction। ठीक है, अब ये जरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब समझो। ठीक है, समझिएगा। जब हमारी वेव्स इधर निकलना शुरू हुई, ठीक है, एज इट इज हमारे ये जो वेव फ्रंट बनना है सेम एज इट इज, यहाँ पे सेम ऐसे ही, सेम ऐसे। ठीक है, ये मैंने इनको रेज के फॉर्म में हेल्प किया है कि ये एज अ वेव बिहेव करे। क्लियर है? तो आप ऐसे समझो कि यहाँ से रेज निकलनी, तो वहीं से 90 डिग्री के एंगल के साथ फॉर्मेशन करते हुए हमारी वेवलेट्स भी क्या करती है? ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने जो फॉरवर्ड का टर्म बोला है ना, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीनिंग ये नहीं कि दिस इज द फॉरवर्ड एंड दिस इज द बैकवर्ड। ठीक है, समझना, यहां से ये वेव फॉर्म हुई तो दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां से इस तरफ वेव ने चलना किया तो दिस इज द फॉरवर्ड, सेम एज इट, दिस इज द फॉरवर्ड एंड दिस इज द फॉरवर्ड। तो व्हाट इज द बैकवर्ड? बैकवर्ड के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग ये था कि अगर यहां से जो वेव फॉर्म हो रही हैं, तो ये हमने बोला ना कि दिस इज द फ्रेश सोर्स, दिस इज द फ्रेश सोर्स, फ्रेश सोर्स बताया ना, तो क्या जो हमारी वेव्स हैं क्या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकती हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन यही रह होता है, जो हमारी वेवलेट्स फॉर्म हुई हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी हमें मिलेंगी? तो इसका आंसर होता है नो। इसका आंसर नो क्यों होता है? क्योंकि जो उनका एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। और अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो हम उसे ना के बराबर मान के चलेंगे। इस बात को और इजिली समझने के लिए आप ऐसा समझो कि जो एम्पलीट्यूड का टर्म होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है 1 प्लस कॉस थीटा जैसे टर्म पे। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं बोलूं कि हमारी जो वेवलेट्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगी, तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है? पाई, यानी 180 डिग्री जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन आने की वजह से थीटा कितना हुआ? पाई। और यहाँ पे अगर मैं पाई की वैल्यू पुट करूं तो cos 180 इज इक्वल टू -1, और -1 एंड +1 आपस में ऐड होकर रिजल्ट मुझे एम्पलीट्यूड का कितना गिवन कर देंगे? 0 गिवन कर देंगे। ऐसी
कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जो हमारी वेवलेट्स और वेव फ्रंट फॉर्म हो रही हैं वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेंगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड उनके जीरो होते हैं, इसलिए उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन हो और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिजल्ट जीरो लिखा हो। तो ऑप्शन नंबर बी पे आओगे और यहाँ पे लिखा मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ गई? अगर इस बात पे थोड़ी सी कम क्लैरिटी हो तो थोड़ा सा ऐसे समझो कि आप किसी तालाब में जो एक छोटा सा पत्थर वहां पे ड्रॉप करो। जैसे आप एक पत्थर ड्रॉप करोगे तो क्या होंगे, ऐसे वेव फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन वेव को ध्यान से देखोगे, जो वेवलेट्स वेव फ्रंट्स हमारे बन रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स वही तो होते हैं, लोकेशन होते हैं कि कैसे हमारे वहां के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सारे कैसे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं हर एक डायरेक्शन में। क्या कोई वेव मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रही है? सब फॉरवर्ड ही बढ़ रहे हैं। क्या कोई बैकवर्ड डायरेक्शन का मुझे वेव फ्रंट मिल रहा है यहाँ पे? नहीं। एज्यूम कर पा रहे हो आप इस बात को? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? जीरो मिलेगा। आगे बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो ऑसिलेशन नहीं होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? अपनी पोजीशन से हाईएस्ट जाना, फिर अपनी पोजीशन से लोवेस्ट जाना। तो वहां पे जब एम्पलीट्यूड जीरो है तो क्या किसी तरह का कोई मोमेंटम बनेगा? तो जब किसी तरह का कोई ऑसिलेशन नहीं होगा तो उसका कोई लोकेशन नहीं होगा, लोकेशन नहीं होगा तो लोकस नहीं होगा, और अगर लोकस नहीं है तो फिर वेव फ्रंट किस बात के? आगे बात समझ में? गेट इट? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। क्या लिखा? टू कोहेरेंट लाइट वेव्स ईच हैविंग एम्पलीट्यूड आर सुपरपोज्ड टू प्रोड्यूस interference pattern on a screen, the intensity of light as seen on the screen। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, ये वर्ड आया है तो आगे वैसे भी हम लोग सीखने वाले हैं स्पेशली, फिर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें हमने क्या किया हो, किसी एक सिंगल सोर्स से फॉर्म किया हो, किसी एक सिंगल सोर्स से हमने उन्हें बनाया हो, और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है या तो जीरो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट मिलेगा। तो कोहेरेंट सोर्स हमारे लिए होना कंपलसरी है अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन ऑन द स्क्रीन वेरीज बिटवीन, तो उसका जो रिजल्ट है वो किन टर्म्स के बीच में वैरी करेगा? 0 से 2a स्क्वायर, 0 से 4a स्क्वायर, a स्क्वायर टू 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर टू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा एम्पलीट्यूड है और हमें इंटेंसिटी का रिजल्ट मांगा गया है, और जो आंसर हमें गिवन किया गया है वो भी एम्पलीट्यूड के टर्म में गिवन किया गया। क्या बात समझे? इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं सर हम आई से, और एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन देखूं तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है भाई? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। और अगर मुझसे कोई बोला गया है कि वहां पर कोहेरेंट सोर्सेज ने ये पैटर्न बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो रिजल्ट होगा वो कैसे निकल के आएगा? तो ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत बेसिक सा। अगर मैं यहां से एम्पलीट्यूड का फाइनल रिजल्ट निकालने की कोशिश करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ऐसा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी पैटर्न हो रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में मैं अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करूंगा। देखो ना, एक रिजल्ट मेरा मिनिमम की तरफ जा रहा है, एक रिजल्ट मेरा मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो अब ये पूरा होल रिजल्ट मैक्सिमम मिनिमम किस बात पे डिपेंड करेगा? cos फाई के टर्म पे। किस पे डिपेंड करेगा भाई? cos फाई के टर्म पे डिपेंड करेगा। cos फाई जैसा रिजल्ट देगा वैसे मुझे, फॉर मुझे एग्जांपल मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 को यूज करना होगा। ठीक है, अगर मैंने 1 को यूज किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखोगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 आया। अब क्योंकि रिजल्ट मुझे a1 a2 में ना मिलके मुझे a में मिल रहा है, इसका मतलब सभी वैल्यूज आपस में क्या है? इक्वल है, और मुझे इसी के टर्म में रिजल्ट बताना है। तो इन्हें मैं a लेट करके सॉल्व करूंगा। तो अगर ये a है, ये भी a है, तो कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस ये a है, ये a है, तो मल्टीप्लाई होके अगेन 2a स्क्वायर, एंड फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर। तो है ऐसा कोई ऑप्शन जो 4a स्क्वायर लेके बैठा हो? तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है। अब मुझे चलना है मिनिमम के लिए। तो यहां पे जो रिजल्ट है वो मिनिमम में करना चाहता हूं। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप गलती से cos फाई की वैल्यू को 0 मत रख देना। मिनिमम वैल्यू होती है उसकी -1। कितनी होती है? -1। जैसे यहां पे मैं -1 रखूंगा, दिस रिजल्ट गोना बी
माइनस, यानी यहां पे भी माइनस लग जाएगा और 2a² के बीच में -2a² हो गया एंड फाइनल कैंसिल आउट होकर रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो अगला कौन सा ऑप्शन जो मुझे 0 दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में सीखने को मिला। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? नेक्स्ट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? तो कैसे हमने चेक किया? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, पढ़ा जाए अगले क्वेश्चन को। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करता चलेगा। एक एक कॉन्सेप्ट के पहले हम बेसिक टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, अच्छे इन द सेंस कि थोड़े से बढ़िया, जिसमें मजा आ जाए। ठीक है, देखो, अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर r, द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी। इसका मीनिंग क्या हुआ समझना। देखो, मेरे पास क्या है? एक कॉन्केव मिरर है, तो सबको कॉन्केव मिरर तो पता ही है कैसा होता है। दिस इज द कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब इस कॉन्केव मिरर के सामने क्या हो रहा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। प्लेन वेव फ्रंट कैसा दिखेगा भाई? ऐसा दिखेगा। अब पता है कि प्लेन वेव फ्रंट कौन बनाता है? जब हमारी लाइट, जब हमारी रेज इन्फिनिटी से मूव करके आ रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, हमारी रेज जब ऐसे करके ट्रैवल करती हैं सब एक दूसरे के पैरेलल, ये कब होगा? जब ये कहाँ से आ रही हो? इन्फिनिटी से। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करती हैं? एक प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल लुक लाइक ऐसा। ठीक है, तो एक प्लेन वेव फ्रंट हमारे सामने आ रहा है, यानी रेज हमारी कैसे आ रही होंगी? ऐसे करके। ठीक है, तो इसे हम रेस के टर्म में बहुत अच्छे से ब्रेक करके समझ सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, ये कर लिया हमने। अब आपको पता है कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो क्या करता है? तो कॉन्केव मिरर करता है कन्वर्जिंग। तो सारी रेस क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी? सर कन्वर्ज होना स्टार्ट होंगी, हो रही है। एक एक रेस बैक होगी और क्या करने की कोशिश करेगी? कन्वर्ज करने की कोशिश करेगी, यानी ये रेस ऐसे कन्वर्ज होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा वेव फ्रंट गया था, अब वो देखो कन्वर्ज होकर धीरे धीरे इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएगा, यानी यहां से जो रिफ्लेक्शन का टर्म होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। आ रही बात सामने? आ रही बात सामने? तो सारे वेव फ्रंट लगभग कितना छोटे होने वाले? इस पॉइंट तक छोटे होने वाले। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इसकी जो रेडियस थी वो r है, रेडियस यहां से यहां तक होगी, तो सारे जो वेव फ्रंट है वो लगभग कहां तक पॉइंट साइज पहुंच जाएंगे? तो सर वो रिजल्ट मेरा क्या होगा? r/2 होगा। मतलब आधे जाते जाते हमारे जो रिजल्ट हैं वो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है, अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ r, द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी। तो कम कितनी हो सकती है रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर? r/2, हाफ हो जाएगा। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? जैसे हम यहां से रिफ्लेक्ट होंगे कन्वर्जिंग फॉर्म में पहुंचेंगे, यानी हम कहां पे मीट करेंगे? फोकस पे मीट करेंगे। तो अगर मैं यहां पे मीट कर रहा हूं तो मेरे रिजल्ट कितना होना चाहिए? पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाना चाहिए। गेट इट? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट an interface from rarer to denser medium, the change in its phase। तो उसके फेज में कितना चेंज होगा? क्वेश्चन फिर से समझो। when a wave undergoes reflection and interface from a rarer to denser medium, then change in its phase is। इसको बहुत बेसिक तरीके से समझना है। तो देख, मान लो कि मेरे पास एक क्या है, एक छोटा सा एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, अब इस रिजिड सपोर्ट से मैंने क्या कर रखा है? अपने एक स्ट्रिंग को टाई अप करके रखा है, मतलब यहां से बांध के रखा है। ठीक है, ऐसे करके मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है छोटी सी। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? इसमें एक वेव प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। अभी ये मीडियम मेरे पास एयर है तो इसको बोलते हैं रेयर, और जब ये जाएंगे सॉलिड सरफेस के पास तो ये कैसा हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने मान लो इसमें एक वेव प्रोड्यूस की, तो ये वेव कैसे ट्रैवल करते जाएगी? ऐसे करके। ठीक है, और जब ये यहां पे पहुंचेगी तो रिजिड सपोर्ट को उसकी पोजीशन से हटा नहीं पाएगी। तो रिजिड सपोर्ट क्या करता है? उस वेव को प्रॉपर तरह से रिफ्लेक्ट करता है। अब जब तुम इसका रिफ्लेक्शन देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या बात समझ में आई? अभी तक जहां पे हमारा फेज अपवर्ड डायरेक्शन में था, अभी कहां हो गया? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में कितना फेज का डिफरेंस आया तो आप देख के बता पाओगे कि रिजल्ट कितना हो गया? सर 5 हो गया। क्या बात समझ में आई? तो जब भी कोई वेव फ्रंट किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा होता है और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में आता है तो रिफ्लेक्शन करके उसका फेज कितना चेंज होता है? सर पाई चेंज होता है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। गेट इट? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
लिखा हुआ है साफ साफ, स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड अ सरफेस, हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, ठीक है। हमें दो चीजें वेरीफाई करके देनी, अगर हाइगेन्स प्रिंसिपल के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दोनों चीजें हमें शो करके देना होता है, और दोनों चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइगेन्स का प्रिंसिपल क्या है। तो हाइगेन्स के प्रिंसिपल में उन्होंने स्पेशली किस पे बात की थी कि जो हमारा लोकस होगा वो वेव फ्रंट, उस वेव फ्रंट पे हर एक जो पॉइंट वहां पे प्रेजेंट होंगे वो एक फ्रेश सोर्स का बिहेव करेंगे। फिलहाल देखते हैं, लिखा हुआ है Huygens principle states that every point on a wavefront acts as a fresh source of secondary wavelets। किसके लिए fresh source का behave करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए करेगा। एक वेवफ्रंट बनने के बाद जो अगला वेवफ्रंट बनना है दैट इज द सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर? आगे, दैट स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एट द सेम स्पीड एज द वेव इटसेल्फ। जिस स्पीड से वेव चल रही थी सेम उसी स्पीड से, कोई चेंज नहीं होने वाला। द न्यू वेव फ्रंट इज द टेंजेंट टू ऑल दीज वेवलेट्स। ठीक है, जो नया हमारा वेवफ्रंट बन के आएगा वो टेंजेंट होगा सभी बाकी अगली वेवलेट्स का। ठीक है, इस बात को मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इसका मीनिंग क्या हुआ आप ऐसे समझो। जैसे मान लो कि ये एक मेरे पास कोई वेवफ्रंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये किसका बिहेव करेंगे? एज अ फ्रेश सोर्स का बिहेव करेंगे। तो जब ये फ्रेश सोर्स का बिहेव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? देखो ये स्प्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया, चारों तरफ ही तो स्प्रेड होगा क्योंकि पॉइंट सोर्स है। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे कि अगला जो तुम्हारा वेवफ्रंट है या फिर जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अगले वेवफ्रंट का होगा वो कहाँ मिलेगा? तो मुझे बस सिंपल सा काम करना है कि ये जो स्प्रेड आउट हुआ है ना इसी पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो देखो अगला वेवफ्रंट मिलके तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो देखो अगला रिजल्ट मिलके तैयार हो गया। क्या बात समझ में आई? ठीक है, सेम एज इट इज, फिर यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, फिर अगला, ऐसे करके कंटिन्यूअस हमें ये चीजें मिलती चली जाएंगी। तो क्या हाइगेन्स प्रिंसिपल की कहानी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड अ सरफेस, हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम चल रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो सर इनको करते हैं थोड़ा सा किनारे और अपने काम पे आते हैं। देखो क्या करना है हमें, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ से समझना मेरी बात को। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कि जो सरफेस है वो कहाँ से क्या हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो अब बहुत बेसिक तरीके से हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमको ये सॉल्यूशन करके देना है। तो बहुत सिंपल होता है डायग्राम। पहले आपको एक बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सरफेस बना लेना है। इसके बाद क्या करोगे, आपको लेके आना है बढ़िया सी रेज। ठीक है, दो रेज बिल्कुल बढ़िया से पैरेलल लेके चले आइए। ठीक है, तो ये एक रेज हम लेके आ गए सर, और दूसरी रेज हम ये लेके आ गए, बिल्कुल पैरेलल लेके आओ। इसके बाद क्या करो, इनकी रिफ्लेक्टेड बना दो। ठीक है, तो इन्हें रिफ्लेक्शन में लेके जाओगे तो भैया रेज एक ऐसी जाएगी आपकी और अगली रेज भाई कुछ ऐसे जाएगी। हो गया सिंपल, इतना काम कर लिया आपने। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, फिर बनाना है यहाँ पे एक वेवफ्रंट। ठीक है, तो ये कैसा वेवफ्रंट कैरी करके लाएगा? बिल्कुल प्लेन सरफेस जैसा लेके आएगा। ठीक है, दो पैरेलल रेज कैसा वेवफ्रंट कैरी करते हैं? प्लेन वेवफ्रंट कैरी करते हैं, आपने देखा भी। तो एक वेवफ्रंट आपको यहां से बनाना, बिल्कुल ऐसा टच करते हुए, ये बना दिया हमने। दूसरा वेवफ्रंट भी बिल्कुल यहीं से टच करते हुए इस तरफ बनाना है। ठीक है, जितनी हाइट इसकी है लगभग उतनी हाइट पे एक वेवफ्रंट यहाँ पे फॉर्म कर दो। कोई दिक्कत समस्या परेशानी सब बन गया बिल्कुल आसान तरीके से। ओके ठीक है, जब ये बन जाए तो आफ्टर देन आपको क्या करना है, फिर एक और बढ़िया से पेन लेनी है जैसा मैं ले रहा हूं, और अब यहाँ पे क्या करो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये बना नॉर्मल, और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये बन गया नॉर्मल। हो गया सिंपल। ठीक है, अब सारी चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं करना है, हमें ध्यान से समझना है। देखो जैसे ये रेज इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो इसका एंगल कितना होगा? आई। ठीक है, अगर ये सरफेस पे इंसिडेंट होकर एंगल आई बना रहा है तो सेम एज इट इज ये वेव फ्रंट भी सरफेस पे आके आएगा, फॉर्मेशन करेगा। समझना, रे का
नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट एंगल, और वेव फ्रंट का जो हम एंगल निकालेंगे वो सरफेस के साथ बना के देंगे, वो कितना होगा इंसिडेंट एंगल आई। आई बात समझ में? सिंपल। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे आई आया कैसे, बस मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूं जो हमें वहां पे करना है, याद होना चाहिए जो इतना बता रहा हूं बस, ठीक है। अगली बार यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल यानी रिफ्लेक्शन का बनाओगे, दैट इज द आर। और जब वेव फ्रंट की बारी आएगी तो वेव फ्रंट का सरफेस से बनाओगे एंगल कितना, आर। इतनी बात समझ में आ रही? वेव फ्रंट पर कौन है भाई? ये वाले हैं, दिख रहा है क्लियरिटी के साथ? ओके, अब क्या करूँ सर, नामकरण कर देते हैं, ठीक है। सबके आ जाओ, नामकरण कर देते हैं। तो नाम लिखेंगे, कोई भी एक नाम दे दो भाई, ये नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे दो तो सी, और इसको नाम दे दो डी। कुछ भी नाम दे दो, आपने नाम दे दिया, ठीक है। अब आफ्टर देन हमको क्या करना है भाई, सॉल्यूशन करना है। तो चलो अपने सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये बनाने के बाद सिंपल सा काम शुरू करना है। देखो, सिर्फ कुछ ही चीज़ें कॉपी करनी, बहुत सारा नहीं सोचना, एक एक लाइन लिखते जाओ, कहानी खत्म होती जाएगी, ठीक है। सब तुमको सीधे से 2 ट्रायंगल कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स उठाने हैं अपने हाथ में। कौन सा ट्रायंगल उठाओगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ ए से जाओ डी तक, और फिर इसको देखो, हम ऐसे कवर करके दिखा रहे हैं। ये बना, दिखा सबको? पहला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ए डी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड, और दूसरा कौन सा लोगे? तो दूसरा वाला सर हमें लेना, ये हमने ले लिया। अब अगला ट्रायंगल देखो कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला सर, तो इसको लेना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है सही भैया? ए सी बी। सर नामकरण कैसे करते हैं? तो वो डिपेंड करता है सर जहाँ पे एंगल 90 हो। देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। वेव फ्रंट के साथ हमेशा वेव जो है एंगल फॉर्म करती है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन मिल जाए, एंगल सेम मिल जाए, बस वही उठाना। देखो दोनों में क्या ए बी है सर? हाँ सर दिख रहा है, दोनों में ए बी आया हुआ है। देखो इस ट्रायंगल में ए डी 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ए सी बी का एंगल 90 डिग्री। तो मैंने कहा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज बोथ ऑफ 90 डिग्री। एक ये बात क्लियर हो गई। अब अगली इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे था इस जगह पे, तो हमारा जो वेव फ्रंट की स्पीड होती है वो कितनी होती है भैया? v होती है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी स्पीड क्या होगी? सेम एज इट इज वही होगी, v ही होगी, ठीक है। तो ऐसे समझना, जितना टाइम इस पॉइंट के वेव फ्रंट को यहां से यहां तक आने में लगा है, सेम उतना ही टाइम यहां के वेव फ्रंट को ट्रैवल करके यहां तक पहुंचने में लगा है। क्या बात समझे? अगर मैं कहना चाहूं कि दोनों के लिए अगर मैं सेम टाइम दूं, दोनों का टाइम सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो क्या डिस्टेंस सेम होगी? सर 100% उनकी डिस्टेंस सेम होगी। तो मैं कहना चाहता हूं दिस डिस्टेंस, दिस पार्ट ऑफ डिस्टेंस यहां से यहां तक कि मेरी डिस्टेंस क्या है? तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इंटू टाइम यानी स्पीड इंटू टाइम। और सेम एज इट इज यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? तो सर वो भी v इंटू टी होगी, यानी दोनों वैल्यूज आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ सर कि जो मेरी वैल्यू dB की है वही मेरी वैल्यू a से c तक की है, ठीक है। और अगर ये सारी बातें सर हमने आपस में इक्वेट कर दी, हर एक बात को समझा दिया, तो ऐसी कंडीशन में मैं बोलूँगा भैया ADC जो होगा वो ACB के साथ ऐसा कुछ रिलेशन रख कर हमें देगा, ठीक है। अब मैथ वाले हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, फिजिक्स वाले तो बायो वाले भी होते हैं, तो बायो वालों को थोड़ा थोड़ा शायद याद ना आया हो, मे बी, लेकिन 10th का है तो समझो बात को कि सर थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का एंगल ट्रायंगल्स तो पता होने चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ ही जगह यूज होगा, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब जैसे इस प्रॉपर्टी पे आप पहुंचोगे तो आप आराम से बोल सकते हो कि जो हमारा सर एंगल आई है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस ट्रायंगल के एंगल आर के बराबर होगा। अब इसका नाम क्या लिखोगे? तो इसका नाम देखो यहाँ से DAB, तो मैं लिखूंगा एंगल DAB इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या लिखोगे? CBA। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सर जल्दी से CBA। और ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बोला? एंगल I इज इक्वल टू सर एंगल R। और अगर मैंने ये बात कह दी तो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है ना कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अभी तक तो मैं सिर्फ रेज में शो करता था कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते, लेकिन अभी हमने कहाँ शो कर दिया कि जो वेव फ्रंट मेरा आया है उसका इंसिडेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टेड वाले वेव फ्रंट का एंगल। क्या बात समझे? और अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई तो हमने किस लॉ को प्रूव कर दिया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर दिया। हेंस, ठीक है, इट शोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कहानी समझ गए पूरी? ठीक है,
ओके, तो स्क्रीनशॉट मारोगे, आगे बढ़ जाओगे और इसे कवर कर लोगे। गेट इट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अभी धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो आ गया फिर से। शो द refraction of light wave at a plane interface using Huygens principle and prove Snell's law। देखो अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, स्नेल्स लॉ का पूछा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और अभी तुम देखना इनके रिपीटेशंस कितने तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कुछ ही इनके पैटर्न्स और उसी पैटर्न में हमको ये बार बार ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, उन्हीं ट्रैप्स को पकड़ लेना है, समझ लेना है और ब्रेक डाउन कर डालना है, ठीक है। चलो अगला शुरू करते हैं। तो इसी वक्त ये भी सीख लिया जाए सर, लगे हाथ। तो ये हमने बना दिया भैया एक इंटरफेस। इंटरफेस जानते हो क्या होता है, जहां से एक मीडियम दूसरे मीडियम से कनेक्ट होने जा रहा होता है, तो वो वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। चलो यहां पे भी सेम कहानी है। दो रेज लेके आओ, बढ़िया बढ़िया पैरेलल एकदम झमझम, ये ले आए, ठीक है। और जैसे लेके आओगे तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं अपने आप इस मीडियम को रेयर ले लेता हूँ, ठीक है, और इस मीडियम को मैं डेंसर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 लेट कर लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेट कर लेता हूँ। कई बार क्वेश्चंस में ऑलरेडी पहले से बता दिया जाता है कि कहाँ की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम वो लिखेंगे। अभी कुछ नहीं दिया है तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब आपको पता है कि ये जो रेज जब डेंसर में जाएंगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होंगी, तो पहले नॉर्मल ढूंढ लाइए सर। ये बना दिया हमने यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। हो सकता है तुम्हें वहां से टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा हो, पर आपको तो सीधा बनाना है। तो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए दोनों रेस को। तो ये शिफ्ट कर दिए हमने दोनों रेस। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? नो सर। तो अब पता है किसका नंबर है। जब ये सारी चीजें बना के तैयार करो तो अब बनाओ वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट बनाना है तो हमेशा एक कोना सरफेस से जरूर टच कराना है। तो ये बनाया मैंने वेव फ्रंट, सिंपल हो गया। जब अगला वेव फ्रंट फॉर्म करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो समझना लॉजिक क्या है। देखो दोनों वेव फ्रंट में हम सरफेस को जरूर टच करते हैं, एक ही पार्ट केवल एयर में रखते हैं और दूसरा पार्ट हमेशा सरफेस से टच होता है। तो इस बार कौन सा पार्ट सरफेस से टच होने वाला सर, ये वाला पार्ट टच होगा, ठीक है। और अब समझो कि इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। देखो जब आप किसी रेयर मीडियम में हो तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे किसी डेंसर मीडियम में जाते हो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है, थोड़ा सा डाउन होती है, मतलब कम हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से, ये वाला पॉइंट पहले आ गया रिफ्रैक्शन पे और ये वाला बाद में आएगा, तो इसका रिफ्रैक्शन पहले स्टार्ट हो गया तो ये इस मीडियम में एंटर करके चलना शुरू कर देगा। लेकिन अभी ये वाला पॉइंट तो एयर में ही है ना, ठीक है, यहीं पे है ना। और अब वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते हुए पहुँचेगा। तो मान लो ये टी टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक आने में, और ये अगर मैं देखूं कि अगले टी टाइम में कहाँ पहुंचा होगा तो क्या इसके इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो उतने ही गिवन टाइम में इसके डिस्टेंस जो कवर होगी वो कम होगी और ये अपनी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अगला वेव फ्रंट फॉर्म करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ कहीं पर बनाऊँगा जिसमें मुझे ये वाली डिस्टेंस इसके कंपेरिजन में कम दिखानी। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर यही कहानी डेंसर से रेयर हो रही होती तो मैं इस पॉइंट को कहीं यहाँ टच कर रहा होता, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिखानी होती, क्योंकि स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई, ठीक है। अभी याद रखोगे ये कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। यही सही करना है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज और कुछ है ही नहीं। सिर्फ यही दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कि किससे तुम किस में जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो ये डिस्टेंस आप मैनेज करो, तो ये ज़्यादा हो ये कम हो, ठीक है। डेंसर से रेयर में ऐसा होने वाला है जस्ट अपोजिट कि ये वाली डिस्टेंस अपने आप ही कम होगी और ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इतना कर लोगे हो जाएगा सर, डन, कन्फर्म। चलो ठीक है, अब जब ये कर लोगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरुआत करोगे तो भैया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओगे, तो मैंने कहा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लो, जैसा पीछे किया सेम एज इट इज वैसे करना है, ठीक है। ये एंगल ऑफ आपका भैया रिफ्रैक्शन हो गया, हो रहा है रिफ्रैक्शन एंगल का, ठीक है। ये एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये वाला इंसिडेंस में शो करोगे तो इस वाले वेव फ्रंट को आपको रिफ्रैक्शन में शो कर देना, आर। क्लियर हो गया, याद रहेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, कि सोचना नहीं कि माइनस करो 90 माइनस करो फिर ये करो फिर वो करो, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, हमें नंबर चाहिए ना, वहाँ पे शो नहीं करना कि हमें कितना आता है, हमें क्या बताना है कि हम कितना अच्छे से कर सकते हैं, दैट्स इट। ये आई हो गया, ये आर हो गया, बना दी हमने सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं, अगर यहाँ की स्पीड v1 रही होगी तो t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस देगा, और यहाँ की स्पीड अगर v2 हो गई होगी तो t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। बात समझ गए? तो कौन सी डिस्टेंस कम कौन सी ज़्यादा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है, तो पहले स्नेल्स लॉ का बेसिक लिख लेते हैं। क्या होता है सर, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात समझ गए? तो अगर मैंने
मैंने यही बात यहाँ पे प्रूफ कर दी तो मजे ही मजे हो जाएंगे सर। तो चलो शुरू किया जाए मजे के लिए। तो क्या करना है सर, जैसे पीछे किया था, अरे भाई बदल जाओ, क्या किया था हम लोगों ने, बस नामकरण किया था। शुरू करते हैं अपने नामकरण को किसी और पेन से करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी, इसका नाम रखो सी और इसका नाम रख दिया डी, ठीक है। तो फिर से तुम्हारे सामने दो बढ़िया ट्रायंगल्स दिखेंगे तुमको, एकदम आराम से दिख रहे हैं दो ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल? तो हम कहेंगे इन ए बी, ओए कौन सा एंगल? इन ट्रायंगल, ओहो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अगले वाले का नाम क्या रखे हो आप? ए डी सी, ठीक है। इन्हीं दोनों में जो काम करना है वो करना है, ठीक है। तो अब हमको कुछ प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी कि इनको बराबर करो उनको बराबर करो, कुछ नहीं, एक लाइन जो चाहिए वही। हमें साइन आई चाहिए, हमें साइन आर चाहिए, तो हम वही शुरू करेंगे, ठीक है। देखो एंगल आई किसके अंदर है भैया? ए बी सी के अंदर है, तो सीधे लिखो साइन आई इज इक्वल टू, तो साइन आई क्या होता है सर? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या बात समझ में आ रही है? तो सर कैसे पता चलेगा कौन सा परपेंडिकुलर है? तो सर एंगल के जस्ट सामने देखो, ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर दिख रहा है मेरा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस का कौन बिहेव करेगा सर? ये वाला। कौन बिहेव करेगा? ये वाला। सर ये कैसे पता चला? तो देखो यहाँ एंगल क्या है? 90 है, यहाँ एंगल क्या है? 90। तो 90 के सामने जो मिलेगा वो क्या होगा? आपका हाइपोटेन्यूस होगा। नहीं सर याद ही नहीं आ रहा, बचपन में पढ़े थे, अभी कुछ याद आ रहा है? देखो क्या ये एंगल 90 होगा? हाँ सर। अब ये एंगल 90, तो इसी के सामने वाली यही लाइन तो सर क्या कहलाती थी? हाइपोटेन्यूस। क्या समझ में आई? यहाँ एंगल अगर मैंने थीटा बना दिया तो इसके सामने वाला ये क्या बताएगा? परपेंडिकुलर। बचा हुआ क्या हो गया? मेरा बेस हो गया। अब याद आया? वैसी ही कहानी वहां पे बनी, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में मैं क्या लिखूंगा? बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू लिखो भैया V1t, AC की वैल्यू लिखोगे, AC की वैल्यू कुछ है नहीं तो चलो AC को एज इट इज AC चिपका रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसमें? साइन R में चलते हैं। किस ट्रायंगल में? ADC में। ADC फिर से क्या लगाओगे? वही परपेंडिकुलर वाली कहानी, वही वाला हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर का यहाँ बिहेवियर कौन करेगा सर? ये देखो एंगल, ये देखो एंगल, इसके सामने ये वाली लाइन सर, ये वाली लाइन। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट से है ना, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट है। ये एंगल आर के सामने, तो V2T वाली, इसका नाम क्या है सर? AD अपॉन में हाइपोटेन्यूस सर 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये वाली लाइन, इसको क्या बोलोगे भैया? AC। अच्छा तुम्हारा नाम AD था, ठीक है। चलो AD की भी वैल्यू रखो, तो AD की वैल्यू क्या है भाई? V2T अपॉन में यहाँ क्या लिखा है? AC लिखा है। तुमको जो प्रूफ करना है, अब सीधे अपने काम पे आओ। क्या कर रहोगे भैया? साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इन्होंने कांस्टेंट दिया तो स्नेल्स लॉ को हम प्रूफ कर ले जाएंगे। रखो वैल्यू को, तो पहली वैल्यू V1T अपॉन में AC, अगली वैल्यू क्या है? V2T अपॉन में AC। AC से AC कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, क्या बचेगा? V1 बाई V2। हो सर, और ये V1 बाई V2 किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ये देखो हमने ये बात क्या कर दी सर? प्रूफ कर दी। आपने पढ़ा होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाई V। तो C क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट। V क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैसे तो आ गया, स्पीड आ गई किसी लाइट की फर्स्ट मीडियम में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, सिंपल। और ये वैल्यू किसके बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। यही बात हमें प्रूफ करनी थी तो हमने कर दिया, हो गया सर स्नेल्स लॉ। सिंपल था, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, दो लाइन में खत्म हो रहा। बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 बार बनाओगे बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए इतना आराम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जितना धीमे कर पा रहे उतना धीमे कर रहे हैं, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो। एक बार समझा दिया, कहानी खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, तो तुम पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ प्लेन वेव इज इंसिडेंट एट एन एंगल I on a reflecting surface. Construct the corresponding reflected wavefront using this diagram. प्रूव दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इस बार इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके दो, है ना, यूज करो हाइगेन्स प्रिंसिपल को और ऐसे करके दो। इन्होंने इस बार कैसे बोला कि कोई एक वेव फ्रंट है भाई, एक कोई वेव है, इंसिडेंस हुआ आई पे, सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है, फिर उसे कंस्ट्रक्ट करिए कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मुझे कैसा दिखाई देगा। फिर आप क्या करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के मुझे इस बात को प्रूव करो कि दो कि जो रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार
इस तरह से चीज़ों को उन्होंने डिज़ाइन करके दिया, मतलब बस वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाओगे तो कुछ नया ट्राई करोगे, कैसे भी करने की कोशिश करोगे, फिर वहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये बात समझना है कि वो पूछेंगे तो वही ना, चैप्टर से कुछ डिफर नहीं कर पाएंगे, टॉपिक से थोड़ी भागेंगे, टॉपिक तो टच ही करके जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज के स्पेशली जनरली क्या होता है कि भैया उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रख दो या फिर जीरो रख दो, उनकी फ्रीक्वेंसी को सेम रख दो, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अच्छी बात है कि उनके एम्पलीट्यूड इक्वल्स मिल जाए, इंटेंसिटीज इक्वल मिल जाए, ये सब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जनरली बेसिक हमारा क्या है कि दैट, देखो यहाँ पे लिखा है कोहेरेंट सोर्सेज दैट एमिट लाइट वेव with a constant phase difference and the same frequency। ये इतना रिक्वायर्ड है हमें, ये इतना तो चाहिए ही चाहिए। क्या बात समझ गए? ओके, अब आगे क्वेश्चन आता है, कैन 2 इंडिपेंडेंट सोडियम लैम्प्स एक्ट लाइक अ कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो अब जरा समझो कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो बनते कैसे, पहले ये समझो। तो कोहेरेंट सोर्सेज हम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल सोर्स लेते हैं, ठीक है, और उसे सिंगल सोर्स को हम दो अलग अलग सोर्सों में स्प्लिट कर देते हैं ऐसे करके। अब इससे होता क्या है कि इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही S1 की होती है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही S2 की होती है। जैसे जिस टाइम पे यहाँ लाइट इमिट होती है एज इट इज ये सब भी वहीं पे लाइट को इमिट आउट करते हैं। जो फेज इसका होगा तो दोनों का फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि हमें कोई दो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इनका जो फॉर्मेशन किसी सिंगल से नहीं हुआ, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और अब बताओ कि क्या ये मेरे लिए कोहेरेंट सोर्स का बिहेव करेंगे, किसका, कोहेरेंट सोर्स का मेरे लिए बिहेव करेंगे, और ये है कौन सा, सोडियम लैंप्स है। ठीक है, अब इनको समझो, सोडियम लैंप्स है। सोडियम क्या है सर, एक मेटल मटेरियल। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने सीखा था पिछली क्लासेस में कि कोई भी एटम जो होता है उस एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, और वो एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। ऐसे ही होता है, और वही एनर्जी जब बाहर आती है तो हमें स्पेक्ट्रम लाइन से सारी चीजें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो सेम एज इट इज जो आपको लाइट किसी सोडियम लैंप से देखने को मिल रही है, कहीं से इमिट आउट होकर आ रही है, तो ये इमिट आउट होकर कैसे आ रही है, ट्रांजिशंस की वजह से, यानी वहां से लाइट बनकर बाहर आ रही है क्योंकि कंटिन्यूअस ट्रांजिशंस हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो कि एक सोडियम लैंप S1 है, दूसरा S2। जो ट्रांजिशन होता है उसका मिनिमम लगभग कितना टाइम हो जाता है, 10⁻⁹ सेकंड के अंदर एक एक ट्रांजिशन हो जाता है। अब मान लो कि 10⁻⁹ सेकंड में पहला टाइम जो था S1 का, और उसने वहां पे ट्रांजिशन करके कोई लाइट वेव भेजी, कुछ देर बाद S2 ने भेजा। ठीक है, हो सकता है एक ही टाइम पे भेजने कभी कभी, और हो सकता है कभी कभी अलग टाइम पे, क्योंकि सबका 10⁻⁹ सेकंड तो फिक्स है, लेकिन वो स्टार्ट कब होगा ये फिक्स नहीं है। हो सकता है इसका आधा घंटे पहले स्टार्ट हुआ, उसका आधे घंटे बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारे फेजेस होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। हो सकता है कभी हमारी दोनों जो वेव्स हैं सुपरपोज करने जाएं तो वो दोनों 180 पे सुपरपोज कर दें, तभी फेज डिफरेंस 180 हो गया। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, सेम फेज में ही मीट कर जाएं, ऐसी कंडीशन में मेरा 0 डिग्री हो गया। और कभी कभी तो सर कोई एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं बन पाएगा, कभी हम किसी भी एंगल पे आ सकते हैं, कभी 30 होगा, कभी 40 होगा, कभी 50 होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था वो क्या था कि हमारा जो फेज डिफरेंस है सर वो किसी तरह कांस्टेंट रहे, तो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज के चांसेस में हो सकता है कि हम सेम फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट फेज नहीं हुआ तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, जो स्क्रीन पे पैटर्न्स हैं वो आते जाते रहेंगे, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, और हो सकता है कि कहीं पूरी पूरी डार्क हो जाए, कहीं पे ब्राइट बने, कभी कहो बने ही ना। तो ऐसे कंडीशन में कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। समझ गए, जो प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगा वही कोहेरेंट कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो आंसर मेरा यहाँ पे साफ साफ क्या होगा, इनको नो होगा। अगला क्वेश्चन थर्ड, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ नोन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर एंड अननोन वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, हमने क्या किया, एक नोन वेवलेंथ ली 520 नैनोमीटर की, एक अननोन वेवलेंथ लिया लैम्डा। ठीक है, नहीं पता नैनोमीटर में किसमें बस लिया है। यूज्ड इन YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस 2 इंटरफेरेंस पैटर्न सच दैट the fourth bright fringe of a known wavelength coincides with fifth bright fringe of known wavelength, find the value of lambda। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने अराइज हो गया, मतलब अब हम न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल्स पे जंप करोगे तो इस बात को ध्यान से समझना कि हम जब न्यूमेरिकल्स के पार्ट में आते हैं तो पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता हो। तो आज जल्दी से बेसिक देखते हैं। आप लोगों ने
YDS एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, यहाँ पे सोर्स S1 होता है, यहाँ पे S2 होता है, कि यहाँ हम सिंगल सोर्स रखते हैं, फिर यहाँ से एक लाइट ट्रैवल करते हुए पहुँचती है, सामने हम स्क्रीन लगा के रखते हैं, दूसरी भी लाइट पहुँचती है ट्रैवल करते हुए, ठीक है। जहाँ पे ये आपस में सुपर इम्पोज होती है वहीं पे क्या करती है, कोई ना कोई फ्रिंज फॉर्म करती है। मे बी वो ब्राइट हो सकती है, मे बी वो डार्क हो सकती है। तो उसकी पोजीशन जब हम लोग वहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो पोजीशन हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम या तो y से मेंशन करेंगे या तो x से मेंशन करेंगे, जैसा आपका मन हो, ठीक है। अब आगे बात समझना कि जब ब्राइट होगी जब डार्क होगी तो उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, अगर मान लो कि रिजल्ट मेरा कैसा बन जाए भाई, ब्राइट बन जाए, ऐसी कंडीशन में अगर मुझसे कोई पोजीशन पूछेगा तो मैं y इज इक्वल टू लिखूंगा एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। यहाँ पे d क्या होता है सर, तो d होती है हमारी स्क्रीन की डिस्टेंस, ठीक है, स्लिट से स्क्रीन के डिस्टेंस। स्मॉल डी क्या होता है, तो दोनों जो हमने यहाँ पे स्लिट लगा रखी हैं, ये वाली स्लिट्स, इनके बीच का गैप डिस्टेंस है, दैट इज द स्मॉल डी। लैम्डा जो वेवलेंथ हम यूज करें, एन नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहीं पे अगर मेरा रिजल्ट क्या बन जाए, डार्क बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में y इज इक्वल टू मैं यहाँ लूंगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 का पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे d लिखूंगा, अपॉन में भी स्मॉल डी लिखूंगा, ठीक है। तो इसको इसका याद करने का जो तरीका है ना वो बड़ा बेसिक, आप ऐसे समझो कि अगर आप कभी फॉर्मूले भूल जाओगे तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कैसे सर, फॉर्मूले भूल जाओगे फिर भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कैसे, देखो आप एक ऐसे स्क्रीन बना लो, यहाँ पे 0 लिखो सेंट्रल फ्रिंज के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पहली फ्रिंज, दूसरी और तीसरी, ये सब क्या है, ब्राइट है, 0 1 2 3 सब ब्राइट है। अब जो डार्क बनती है वो हमेशा दो ब्राइट के बीच में बनती है, तो 0 से 1 के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0.5 आधा, 2 से 1 के बीच का जो होगा वो सर 1.5, 3 से 2 के बीच का होगा जो 2.5। तो हमेशा इनकी पोजीशंस कभी भी गलत नहीं करो। जैसे 2n-1 ये भूल गए हम, वैल्यू रखना भूल गए या पता नहीं रखना है क्या रखना वो नहीं हमें पता चला, तो अब देखो कौन सी ब्राइट है। अगर वो ब्राइट पता है तो हम उसके मिड में अपने आप ही रिजल्ट पहुंचा देंगे। समझ गए, देखो हाफ का पार्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। चलो अच्छा, अपने टाइम को कम से कम वेस्ट करते हुए आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पे। तो चलते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे और शुरू करते हैं अपने काम को। तो उन्होंने क्या बोला है कि, क्या बोला है ध्यान से देखो, कि जो वेवलेंथ 520 और लैम्डा की है, इन्होंने क्या किया, दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए, ठीक है। और उसकी खास बात क्या है कि जो दो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें से फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, जो कि अननोन वेवलेंथ से बनी है, ये कोइंसाइड कर जाती किसके साथ, फिफ्थ वाली ब्राइट फ्रिंज के साथ। किसके साथ कर जाती है, फिफ्थ वाली ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है। अब कोई चीज कोइंसाइड कर रहा है तो उसको इधर किनारे करो और कैलकुलेशन स्टार्ट करो। जब भी कोई दो चीजें कोइंसाइड करे तो उनकी पोजीशन आपस में क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, एक ही जगह जाके दोनों बन गई, y1 y2। पहली हमारे लिए क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट है, तो लिखोगे एन डी लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू, फिर अगली के साथ वो कोइंसाइड की है। अब देखो ये जो जिसके साथ कोइंसाइड हुआ ये कैसी है, तो ये फिफ्थ ब्राइट है, और कौन वाली है सर, नोन वाली है, ठीक है। तो इसको भी ले लेते हैं हम लोग अपने कम में। तो यहाँ पे भी तुमको फॉर्मूला एन डी लैम्डा बाई डी ही यूज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब दोनों के लिए क्या मेरे लिए स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम है, तो सर इनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत। ये लैम्डा मेरे लिए अननोन है और ये मेरे लिए नोन है। नोन वाले में फिफ्थ बनी थी, अननोन वाले में फोर्थ बनी थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो n की वैल्यू रखो 4, अननोन की जगह लिखो लैम्डा, इसके बाद आ जाओ n में, तो ये मेरी तो फिफ्थ और ये क्या थी मेरी नोन। तो नोन की सर वैल्यू कितनी थी, तो आई थिंक नोन की वैल्यू गिवन थी 520 के आसपास। कितनी है, 520 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या रखोगे भैया, आराम से 520 नैनोमीटर। जब भी कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट आए, दोनों फ्रिंजेस को आपस में इक्वल करो, फॉर्मूला रखो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है सर। लैम्डा को उधर रखा, 5 × 520 डिवाइडेड बाई सर 4, ठीक है। अब चलते हैं टेबल पढ़ते हैं, आती होगी आपको सर। 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए, आराम से बात बन जाएगी। तो 4 1 जा सर कितना होता है, 4 होता है। 4 3 जा कितना होता है सर, 12 होता है। कितना हो गया, 130। 5 से चलते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 और 13 सर कितना हो जाएगा, 650 नैनोमीटर। दिस इज योर अननोन वेवलेंथ जो हमने यूज की थी। सिंपल है। अब जो पैटर्न अभी तुमने किया है, ठीक है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, पर ये जो पैटर्न अभी हमने सॉल्व किया, यही पैटर्न तुमको और भी देखने को मिलेगा। बस देखते जाओ। बढ़े अगले टर्म पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, आ जाओ जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से 23 में स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल आता है। हाउ डिड हाइगन्स एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ बैक वेव। इन्होंने इस बात को कैसे बताया, कैसे एक्सप्लेन किया कि जो बैक वेव होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुआ कि फॉरवर्ड वेव है भाई, ऐसे ही जाएगा,
ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि यहीं से एक वेव पीछे की तरफ भी चलनी शुरू कर दे, वो नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा, कैसे एक्सप्लेन किया? तो मैंने क्या बोला कि सर जो हमारा एम्पलीट्यूड का टर्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 प्लस कॉस थीटा के पार्ट में होता है। और अगर हमारी बैक वेव फॉर्म है, देखो ये हमारी रेज है, ठीक है, अगर हमारी बैक वेव फॉर्म हुई तो ऐसी कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आपको ये लिखना है, ठीक है, लिखना है, थीटा की वैल्यू पाई रखो। ऐसी कंडीशन में ए का रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो बैक वेव होगी उनका कोई अपना एम्पलीट्यूड नहीं होगा। अगर एम्पलीट्यूड ही नहीं है उनका तो वो अपना लोकेशन कैसे बताएंगे, हम उनका लोकेशन कैसे ढूंढेंगे, पता ही नहीं चलेगा। दैट्स वाई कि हमारी बैक वेव फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, समझ गए? फॉरवर्ड में मैक्सिमम होती है और इसमें मिनिमम होकर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन और में आया था, यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू शो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय कॉनकेव मिरर। हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करना है, किसकी हेल्प से, कॉनकेव मिरर की हेल्प से शो करना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर। तो याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, ये बनाया हमने अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन शो करना है। ठीक है, एक प्लेन वेव हमारे सामने आ रहा है, तो चलो भैया ले लेते हैं अपना प्लेन वेव। ये देखो प्लेन वेव है। ठीक है, अब प्लेन वेव से हमेशा रेज आपको कैसे मिलेंगी, तो सर मुझे मिलने वाली है पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से चलते हुए चली आएंगी। आप अपनी रेज फॉर्म कर लो। वेव समझना, वेव फ्रंट आप बाद में बनाना, वेवलेट्स आप बाद में डिजाइन करना। आप पहले क्या बनाओगे, जनरल सी रेज बनाओ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा, सारी रेज क्या होंगे, मीट कर जाएंगे। कर दो, सबको पहले मीट करा लो आप अपने अकॉर्डिंग। कर लिए मीट। तो अगर मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब देखो, पहले इतने बड़े पार्ट में एक वेव फ्रंट आया और फिर सारी रेज कन्वर्ज हो रही है, तो क्या वेव फ्रंट मेरा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, ये वाला पॉइंट पहले टकरा के वापस आ गया, ये वाला पॉइंट पहले आ गया और ये वाले तब तक तो पहुंचे ही नहीं थे। इसका मतलब अब ये प्लेन जैसा तो नहीं दिखेगा सर। जो पहले लड़ गया वो पहले से इधर चल दिया और जो बाद में वहां पहुंचे वो बाद में चलेंगे। तो अगर मैं कहूं कि ये पहले चल दिया है तो ये यहां पहुंच गया होगा, तब तक ये वाले भाई साहब पीछे ही रहे होंगे, ये तो और ही पीछे रहे होंगे, ये भी पीछे रहे होंगे और ये भी पहले चल दिए तो ये यहाँ गए होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बना दूं तो क्या तुम्हें ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर जैसा ही दिखेगा। और अब देखो कंटिन्यूअस क्योंकि छोटा होता जा रहा है तो ये स्मॉल करते करते सर यहाँ पे चले आइए। बन गया, सिंपल, आसान, समझ गए। अगला किसका बनाना है, मुझे कॉन्वेक्स लेंस का बनाना है। तो आज तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस का भी सिखाते हैं कैसे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कॉन्वेक्स लेंस बना लो और ऊपर चलो वाइट कलर लेते हैं, लेंस की फीलिंग लेंगे। ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तुमको पता है कि वेव फ्रंट तुम्हारा कैसा आ रहा है भैया, एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है, चलो तो लाइट कैसे लेके आनी है, तो लाइट हम येलो से लेके आएंगे, बढ़िया एकदम पैरेलल। तो ये लेके आ जाओ तुम एकदम पैरेलल। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करो। तो ये भी क्या करता है सर, कन्वर्ज करता है। तो कराओ इसको कन्वर्ज, कर दिया कन्वर्ज, हो गया डन। ओके, अब इसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी कहानी। क्या है, कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से देखो। तो ये पार्ट स्मॉल हो रहे हैं, फिर से छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे। आधी बात समझ में, देखो दिस पार्ट्स, ये वाले जो हुए यहाँ से स्मॉल होना स्टार्ट हो गया, स्मॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये पहले यहाँ पे आए तो पहले इसका रिफ्रैक्शन हो गया, इसका बाद में हुआ। ठीक है, इसका बाद में हुआ, इसका बाद में। समझना कहानी को, देखो ये वाले पॉइंट्स पहले पहुंच गए, ये वाले पॉइंट्स पहले पहुंचे, किनारे वाले बाद में पहुंचे। तो जैसे वाले पॉइंट इस लेंस के अंदर जाएंगे, इनकी स्पीड क्या होगी, धीमी हो जाएगी। और ये एकदम कॉर्नर पे आके टच हुए हैं तो इनकी स्पीड थोड़ी देर के लिए धीमी हो, जल्दी से क्रॉस करके चले गए। तो ये वाले पॉइंट्स क्या होने चाहिए, मेरे आगे होने चाहिए। और जिनका रिफ्रैक्शन पहले हुआ उनकी स्पीड पहले धीमी हो गई तो वो धीरे धीरे आएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो कॉर्नर के पॉइंट आगे रखने और बाकी पॉइंट पीछे रखने। अगर मैं कहूँ कॉर्नर के पॉइंट आगे रखने, बाकी सारे पॉइंट्स को पीछे रखना है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें। यानी अगर मैं यहाँ फॉर्म करूँ तो कुछ ऐसा रिजल्ट दिखना चाहिए। तो अब कंटिन्यूअस इसको क्या करना है, छोटा करते जाना, छोटा करते जाना, छोटा करते जाना। अगर मैं कहूँ कि इसके आगे भी तुमको बनाना है तो देखो यहाँ पे पहले तो आके तुम एकदम पॉइंट साइज हो जाओगे। और देखो अब रेज आगे की तरफ भी बढ़ रही हैं, है ना, एक्सप्लोर कर रही। तो अब यहीं से आप अपने इन्हीं शेप को आगे बढ़ा दो। देखा, इस तरह से रिफ्रैक्शन दिखेगा। सीख गए, सिंपल, क्लियर हुआ, डन। ठीक है, आगे बढ़े, सीखते चलो। हर एक छोटा छोटा पॉइंट हमने इधर से उधर से घुमा के सब ऐड करके रखा है। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हमें सब कुछ करके देना है। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट एट विच द इंटरफेयरिंग वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I नॉट ईच हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/3 एंड λ/2। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन आ गया है वो पाथ डिफरेंस रिलेटेड है। तो पहले जल्दी से फॉर्मूला नोट करो। ठीक है,
पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड करके देते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे हम ऐड करके देते हैं किस टर्म को, हम तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम फेज डिफरेंस का पार्ट, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और हम यहाँ से क्या करेंगे, फेज डिफरेंस के पार्ट को, सॉरी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो गया था, ये फेज डिफरेंस हो गया, ये पार्ट डिफरेंस हो गया, इनका आपस में रिलेशन निकालने का हमारे पास ये बेसिक सा फॉर्मूला है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके सारे कैलकुलेशंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट एट विच द इंटरफेयरिंग वेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, जहां पे इंटरफेयर कर रही हुई वेव्स की इंटेंसिटी को आई नॉट दिया गया, हैव अ पाथ डिफरेंस, तो हमें रिजल्ट उनका निकाल के देना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, जब हम ये कैलकुलेशन करने जाते हैं, सर समझना, जब हम ये कैलकुलेशन बेसिक वाले करने जाते हैं तो आपको क्या देखना होता है कि हमारे पास जो आई का फॉर्मूला है वो मेरे पास है I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2, और यहाँ पे है cos फाई का टर्म, है cos फाई का टर्म। मतलब मुझे जब ये कैलकुलेशन करना है तो मुझे फेज डिफरेंस तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। तो जब भी कुछ पार्ट डिफरेंस दे तो पहले क्या निकालो, फेज डिफरेंस, तब जाके इस फॉर्मूले में वैल्यू रख पाओगे। तो चलो सर फेज डिफरेंस निकालना सीखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ लिखो 2 पाई, यहाँ लिखो लैम्डा, पहला कितना है, लैम्डा बाई 3 है, तो सर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला भाई हमें, 2 पाई बाई 3 मिल गया। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर। अगले में आ जाओ, लैम्डा बाई 2 में आ जाओ, तो लिखो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, फिर से लिखो 2 पाई बाई लैम्डा और मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा बाई 2 से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। अगला रिजल्ट कितना मिला तुमको, पाई मिल गया। है आसान है, चीज़ें समझ में आ रही कैसे हम कर रहे हैं, सारी कहानी क्लैरिटी के साथ हो रही है। ओके चलो इसी फॉर्मूले में रखते हैं, पहले मैं बेसिक फॉर्मूले में बताऊंगा, फिर एक और फॉर्मूला उसमें भी हम रख के सीखेंगे। आ जाओ। तो सबकी वैल्यू उसने पहले से बोल दी कि इंटरफेयर करने वाली जो है वो आई नॉट ईच, दोनों आई नॉट है, तो यहाँ आपको आई नॉट और रूट में भी आई नॉट रखोगे तो स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 2 आई नॉट। अब रखो cos फाई की वैल्यू, तो cos फाई की वैल्यू पहली आई है भाई हमारा 2 पाई बाई 3 आ गई। अब जरा बताओ 2 पाई बाई 3 क्या होता है, बता लोगे 2 पाई बाई 3 क्या होता है सर। 2 पाई का समझना बेसिक, पाई बाई 3, ठीक है। पाई होता है 180 अपॉन में 3, 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। और जैसे cos 120 पहुंच गया, अब cos 120 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो cos 120 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो रिजल्ट हमको समझना, cos 120 की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी मिलने वाली, माइनस का हाफ। कितनी मिलने वाली भाई हमें, माइनस का हाफ, ठीक है। तो सब कुछ वैल्यूज हमें तो याद करनी पड़ेंगी। अब माइनस के हाफ में आप आ गए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का हाफ हो गया, तो 2 आई नॉट माइनस आई नॉट, फाइनल आंसर आपके पास कितना है, केवल आई नॉट आया। तो जो आपको आई नेट निकालना था उसकी इंटेंसिटी पहले में कितनी मिली, मुझे आई नॉट, जब पार्ट डिफरेंस हमारा कितना होगा सर, लैम्डा बाई 3। अगला क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट सीख गए, सीखे सर, चलो अगर ये सीख गए तो फिर अगले पे करते हैं जो हमें लैम्डा बाई 2 पे निकाल के देना है, ठीक है। आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ एक बढ़िया सी कोई दूसरी पेन लेते हैं, वैल्यू रखिए यहाँ पे फिर से, तो आई नॉट प्लस 2 आई नॉट इंटू कॉस फाई रखना है। तो फाई कितना निकाला भाई हमने, पाई निकाला। कॉस 180 कितना होता है भाई, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो देखो 2 आई नॉट और फिर माइनस का 2 आई नॉट और फाइनल रिजल्ट कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी है वो कितनी हो गई भाई हमारी, 0 हो गई। सिंपल आया क्या, पार्ट डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस निकालेंगे, फॉर्मूले में ले जाएंगे, प्यार से रख देंगे और आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर, सीख गए। चलो अब एक और फॉर्मूला है सर, अगर आप चाहो तो मैं वो भी इसी वक्त आपको बता देता हूँ और उस फॉर्मूले से भी आप इजीली इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो जब हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो आप डायरेक्ट चाहो तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझना, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 का पार्ट, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, जब आप इन्हें यूज़ करोगे तब भी आपके रिजल्ट, ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ देखने को मिलेंगे। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। टिंग 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 टिंग। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट
द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव। क्या है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ कैसे रिलेटेड होती है? तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड होती है इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्या बात समझ गए? सिंपल सा। ओके, तो एक स्टेप में कहानी खत्म है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द विड्थ ऑफ वन ऑफ टू स्लिट्स इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल टू अदर। ठीक है, अब ये विथ स्लिट क्या होती है? तो जो हम लोग स्लिट यूज करते हैं, जैसे S1 S2 जो दो स्लिट्स बनाई थी, उनकी जो विथ होती है, गैप जो उनकी विथ यहाँ पे बनती है, उसकी बात हो रही है। तो जो स्लिट विथ है वो कह रहे हैं, कोई एक स्लिट विथ आप ले लो W1 और कोई दूसरी स्लिट विथ ले लो आप W2। अब क्वेश्चन समझो, द विथ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन अ YDLC इज डबल टू अदर। एक क्या है? दूसरे से डबल है। तो एक W1 है, एक W2 है, और मैं कह देता हूं कि भैया हमारा W2 जो है वो पहले वाले से डबल है। हो गया डबल। ओके, एज्यूमिंग दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विथ। ये कह रहे हैं कि आप एज्यूम कर लो कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा स्लिट विथ के। कह रहे हैं कि ये आप प्रोपोर्शनल जो होता है वो एज्यूम कर लो। क्या बात समझे? क्या बात समझे? लेकिन अब जरा टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आगे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, इसलिए मैं पहले से बता देता हूं। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विथ के। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विथ के। कहां? YDSE में। ठीक है, यही वाली बात सर स्क्वायर ऑफ द टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब हम क्या कर रहे होते हैं, वहां पे डिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं भाई? डिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो जब भी डिफ्रैक्शन आए, आई इज प्रोपोर्शनल टू द इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द YDSE। अगर ये YDSE में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, क्योंकि आई क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ये भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पहले से बोल दिया कि ऐसा मान लो, आप बोला कि एज्यूम कर लो कि जो एम्पलीट्यूड है वो स्लिट विथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब हम ये जाके कर पा रहे हैं, अदरवाइज मुझे स्क्वायर रखना पड़ता। समझे बात को? ठीक है, तो हमने ले लिया। अब क्या करें सर? कैलकुलेशन किया जाए। तो क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मुझे इस रेशियो में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी निकाल के दे दो। तो बहुत आसानी से चली आएगी सर। कैसे? देखो ध्यान से, कैसे निकालोगे आप इंटेंसिटी और मैक्सिमम मिनिमम का? तो देखो, हम क्या कहते हैं, आई मैक्स अपॉन में लिखेंगे आई मिनिमम। ठीक है, अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखो कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भैया, A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2, माइनस A2 मतलब डिफरेंस, और इनके स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर? ओके, तो अब चलो आगे बढ़ो। ये कह रहे हैं कि ये तो विथ के प्रोपोर्शन है, तो मैं यहाँ विथ रख देता हूँ। तो W1 प्लस W2 का स्क्वायर अपॉन W1 माइनस W2 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, मुझे बस डिफरेंस चाहिए। अब समझते हैं, W1 और W2 में तो रिलेशन था कि एक दूसरे के दो गुना है। एक दूसरे के क्या है सर? दो गुना है। तो अगर मैं W2 की जगह 2W1 रख दूं, तो पहला वाला ऐड होके सर 3W1 का स्क्वायर बनेगा, और दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो केवल W1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा। तो अगर मैं सर स्क्वायर का टर्म ओपन करूं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, अपॉन में क्या बनेगा? W1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया? 9:1। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स और आई मिनिमम। जब भी आई मैक्सिमम मुझे चाहिए होगा, तो एम्पलीट्यूड भी तो मैक्सिमम हो, तभी तो मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? टर्म्स को ऐड करते हैं, और मिनिमम चाहिए होता है तो हम इंटेंसिटी के टर्म को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। रिलेशन उन्होंने ये दिया था, तो हमने यहाँ से ये यूज कर लिया। सीख गए? गेट इट? ठीक है, उस बात को याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चंस आएंगे, जब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा तो मुझे अपने दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो पढ़ा जाए। हर तरह के क्वेश्चंस को हम टच करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन, प्लेन वेव फ्रंट propagating in a medium of refractive index mu1 is incident on a plane surface making an angle of incidence I. It enters into a medium of refractive index mu2 where mu1 is greater than mu2. Use Huygens constants of the secondary wavelet to trace the refracted wavefront, hence verify Snell's law. देखो जरा, जो हम एक लाइन में पढ़ के आए, वेरीफाई द हेंस लॉ, सॉरी हेंस लॉ बोले, स्नेल्स लॉ।
ठीक है, वो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बाद हमसे पूछा गया। अच्छा वो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी, अगर वो सिर्फ इतने में बोलते, ठीक है, सिर्फ इतना बोलते कि भाई इतने में सॉल्व करके दो, हाइगेंस प्रिंसिपल यूज करके दो, ठीक है, तो हमारी तो बत्ती गुल हो जाती। अब जितना इन्होंने लंबा चौड़ा लिख के दे दिया है, इससे क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पूछना क्या चाहते हैं। अब इतनी कहानी पढ़ने के बाद हमें दिमाग में आता नहीं कि स्नेल्स लॉ में हमसे ये वही पूछ रहे होंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, वही छोटा वाला करना है। कैसे कर दे वो छोटा वाला तो सर एक लाइन में पूछता था तो करते थे, ये तो इतना बड़ा पूछा है ना, तो सर वही वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? गेट इट? ठीक है, तो ये हम सीख चुके हैं सर, ये हमें आता है। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग हाइगेंस नहीं भाई, हाइगेंस कंस्ट्रक्शन शो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी सीख चुके हैं। ओके, क्यों आपके सामने ला रहे हैं सर बार बार? जब सीख चुके हैं तो आप ये देखो ना कि मैंने आपसे बोला था ना कि एक ट्रैप है, एक पैटर्न है इनके, बार बार वही रिपीट करेंगे। आपको बस समझना है कि कब इन पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करना है। इतना सीख जाओगे तो तुम्हारे मन से जो डर है वेव का वो खत्म हो जाएगा कि बार बार उसी पे दौड़ रहे हो तुम। तो वही क्वेश्चंस पकड़ लो, उनको रगड़ दो, खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पे आओ। डिफाइन अ वेव फ्रंट, फिर पूछा डिफाइन अ वेव फ्रंट, आ गया वेव फ्रंट। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एज दे पास थ्रू द थिन प्रिज्म एंड थिन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वेव फ्रंट तो भैया पता है कि क्या होता है, कि लोकस होता है ना, जिसमें क्या करते हैं कि सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं और उसी के लोकस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हमारा वेव फ्रंट हो गया। ड्रॉ डायग्राम टू शो द शेप ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट। कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो उसको हमें पास कराना कहाँ से, एक थिन प्रिज्म से। तो सीखते जाइए सर। ये ले लिया मैंने, यहाँ पर रेज ऐसे आएंगी और आप सबको पता है कि ये किधर डाइवर्ट होती है सर, टुवर्ड्स द बेस। तो ये सब ऐसे बेस की तरफ क्या हो जाएंगे भैया, डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके कुछ डाइवर्जन दिखेगा, स्टार्टिंग से डाइवर्जन हमें देखने को मिलता है। हो गया। अब जो वेव फ्रंट तुम्हें दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। हो गया, कहानी सिंपल बन गया। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। क्या बोला, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस बना चुके हो आप। थिन कॉन्वेक्स लेंस अभी हम लोगों ने बनाया था। ये रखा वेव फ्रंट, रेज बिल्कुल सीधे सीधे लेके आ गए। इन्होंने क्या मारा, कन्वर्ज मारा। ठीक है, तो अगला जो वेव फ्रंट मुझे कैसे दिखना लगा, तो सर स्मॉल छोटे छोटे बनने लगे थे। अगर आगे कंटिन्यू करोगे तो इन्हीं को इंक्रीज करते हुए चले जाओगे। ठीक है, गेट इट? हाँ, ध्यान रखना कि जब भी रेज बनाइएगा तो उनके साथ में एरो जरूर ऐड करने हैं, अदरवाइज कामला गलत हो गया। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं। क्या बोला, वेरीफाई स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। कितने नंबर में था, 5 नंबर में। इतना सा क्वेश्चन तो आप समझ जाओ कि पैटर्न्स में कोई चेंज खास आया नहीं है। ठीक है, 21 में भी ऐसा था। अगला क्वेश्चन, कलर्स अपीयर ऑन अ थिन सोप फिल्म एंड सोप बबल्स ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ। ठीक है, तो सर इसका आंसर एक लाइन में हम लिखते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस वाला प्रोसेस होता है सर, दो कलर्स आते हैं, मिलते हैं और मिलने की वजह से क्या बनाते हैं ये लोग, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो फिर ब्राइट फ्रिंज होगी, डार्क फ्रिंज होगी, इसलिए वहाँ पे कलर्ड फ्रिंज फॉर्म होके मिल जाती है। ठीक है, समझ गए। सिंगल कलर ऑफ लाइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नंबर्स ऑफ कलर ऑफ लाइट आ रही होती है वाइट, तो क्योंकि हम लोग रेस से कैसे मिलती है, सन से जो हमें लाइट मिलती है वो एक्चुअल में वाइट कलर की होती है। ठीक है, वो तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमें सारे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो जब भी कभी ये आएंगी तो वो क्या करेंगे, वो अपना विबग्योर पैटर्न शो करेंगे। तो हमारे जो बबल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, आप ऐसे समझो कि एक थिन प्रिज्म का बिहेवियर करते हैं, तो वो भी अपने 7 कलर्स को अलग अलग करते हैं। तो ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, इंटरफेरेंस। जिन्होंने भी इंटरफेरेंस पैटर्न पे प्रैक्टिकल दिया है, ठीक है, जिनके भी प्रैक्टिकल सभी हुए थे ना, और जिनका भी टॉपिक इंटरफेरेंस रहा होगा, आपने वहाँ पे देखा होगा कि इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल में आता है कि सोप बबल का जो कलर होता है ना, वो इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से ऐसा रिजल्ट शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विथ इफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट वेव फ्रॉम देम हैव अ रेशियो √2:1। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, स्लिट विथ का रेशियो चाहिए। ऐसा समझो W1/W2 चाहिए। अब मुझे गिवन किया है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम देम हैव अ रेशियो ऑफ √2:1। तो इन्होंने मुझे A1/A2 का रेशियो दिया है, दैट इज द √2:1 दिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारी विथ का रिजल्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के साथ,
और i जो होता है वो a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो विथ भी कैसी होगी, a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा था, स्क्वायर नहीं रखा था, क्योंकि उसने बोला था क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो आपने ये पढ़ाया, यहाँ पे आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। उस क्वेश्चन में उसने कहा था कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो, तो हमने लिया, अदरवाइज हम स्क्वायर करने के बाद ही उसके प्रोपोर्शनल जाते हैं। यानी अगर मुझे ये चाहिए तो सर मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी √2/1 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा भैया 2/1, यानी रेशियो क्या हो गया 2:1, खत्म हो गई बात। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा और भी है, टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 16:1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द फ्रिंज सिस्टम। तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, चलो आओ इसको भी करते हैं। अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अब मैक्सिमा मिनिमा में तुमको बताते हैं, 16:1 है ना। ठीक है, देखो तो मुझे लिखना है यहाँ पे आई मैक्स का चाहिए और मुझे यहाँ चाहिए आई मिनिमम चाहिए। तो आई मैक्स और आई मिनिमम आप कैसे निकालोगे भैया, आप क्या करो, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम लिख लो, इसका स्क्वायर मार दो, और एम्पलीट्यूड का मिनिमम लिख लो और इसका स्क्वायर मार दो। किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो। अगर मान लो आपके पास a1/a2 आ जाए, मान लो इसका रेशियो मिल जाए, तो इसके रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। तो आपके लिए यहाँ रिजल्ट बनेगा r+1 और यहाँ बनेगा r-1 और इसका मार दो पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें यहाँ से आप चाहो तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसे क्वेश्चन में उसने हमको पहले से दे दिया कि I1 और जो I2 है वो किस फॉर्म में है, तो 16:1 में है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से a1/a2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, पूरे का रूट ले लूँगा, तो 16/1 कर दूंगा, है ना। a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा 4/1 मिलेगा। ये जो 4/1 है ये क्या है, a1/a2 का रेशियो ही तो है। आप चाहो तो a1 a2 अलग अलग रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही आंसर आएगा। और a1/a2 का रेशियो रख दो, तो भाई 4/1 कितना होता है, 4 होता है, तो 4+1 अगर मैं यहाँ सीधे रखूँ तो 4+1 मतलब 5, 4-1 मतलब 3, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यह आई मैक्स और आई मिनिमम आ गया 25:9 आ गया, सिंपल। ठीक है, आगे बस यहाँ भी रखते तब भी वही होता, 4+1 5 होता, 4-1 कितना होता, सिंपल। आगे क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें, ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज, यू नो वेरी वेल, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस। ऐसा क्यों जरूरी है कि वो हमें एक सस्टेन इंटरफेरेंस करके दें। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है सर, सस्टेन इंटरफेरेंस करके देने के लिए अत्यंत ही जरूरी है सर। कहाँ गया, एक सेकेंड, ओके चल। व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस। क्यों जरूरी है सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए। लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे इन्होंने दे दी हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं सर, पता है, जिनका फेज क्या हो, कांस्टेंट हो, जीरो हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस, क्यों जरूरी है सस्टेन इंटरफेरेंस। अगर सर सस्टेन का मतलब क्या होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न एक बार वॉल पे बन जाए तो सस्टेन रहे, थोड़ी देर रहे, दिखे। ठीक है, अगर तुमने कोहेरेंट सोर्सेज नहीं लिए तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे मान लो कि यहाँ बना ब्राइट और यहाँ बना डार्क, फिर यहाँ बना डार्क, यहाँ बना ब्राइट। तो अब क्या होगा, अगर ये सस्टेन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में ब्राइट और डार्क अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ब्राइट डार्क हो जाएगा, डार्क ब्राइट हो जाएगा, ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअस क्या होंगे, चेंजेस होते रहेंगे। और इस चेंजेस की वजह से हमें जो हमारा पैटर्न है वो दिखेगा ही नहीं। क्या बात समझ गए। तो कोहेरेंट सोर्सेज से होता क्या है कि जब कोहेरेंट सोर्सेज आते हैं तो कोहेरेंट सोर्स की वजह से ब्राइट डार्क सबकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, और वो पोजीशन फिक्स होने के बाद चेंजेस नहीं होते हैं। अगर हम कोहेरेंट सोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे ब्राइट और डार्क हैं वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअस चेंज करते रहेंगे, जिससे हम पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, ये सोडियम लैंप पे हमने सीख लिया, बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन कर देना भैया, अच्छे से लिख देना। ठीक है, हाउ स्लिट्स, अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ये भी 5 नंबर 225, देखो बार 25 24 वाले 5 मार्क्स में ही पूछ रहे हैं, और जो 5 नंबर ये बना रहे हैं तो देखो ये बेसिक थ्योरीज ऐड करके ही बना रहे हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो समझ जाओ,
पैटर्न समझ में आ रहा है? ओके, हाउ स्लिट्स 0.1 mm अपार्ट आर अरेंज्ड 1.20 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश करो कि इनमें क्या गिवन है। तो कह रहा है हाउ स्लिट्स 0.1 mm अपार्ट, स्लिट्स 0.1 mm अपार्ट, मतलब ये क्या दिया है तुम्हारे लिए, स्मॉल डी दिया है। आर अरेंज 1.20 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, स्क्रीन से कितनी दूर रखा गया उनको, तो ये क्या हो गया, डी हो गया। लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो सर ये क्या हो गया, लैम्डा हो गया। समझ में आ रहा है? फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स इज इंसिडेंस ऑन अ स्लिट। ठीक है, स्लिट पे आई। अब क्या बताना है, क्वेश्चन पहला पूछा हाउ फॉर अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंज बी ऑन द स्क्रीन। एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद दूसरी वाली, दूसरे के बाद तीसरी वाली ना, एडजेसेंट पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं हाउ फॉर अपार्ट, तो उनके बीच में कितना गैप होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये थी ब्राइट, ये थी डार्क। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मान लो ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट और ये डार्क। तो एक ब्राइट के बाद जो अगली ब्राइट तुमको मिलने जा रही ना, ऐसा समझो, एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनी, ठीक है, बनी, अगली जो तुमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो वो डार्क की विथ के बाद ही तो बनेगी। मतलब ये क्या पूछ रहा है, एक तरह से डार्क फ्रिंज की विथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डार्क फ्रिंज की विथ पूछ रहा है। तो अगर डार्क फ्रिंज की मैं विथ निकाल दूं तो वही मेरे लिए एडजेसेंट गैप हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंपल समझो, ऐसे बनती, ये बनी तुम्हारी ब्राइट, फिर ये बनी तुम्हारी डार्क, और फिर से तुम्हारी ये बनेगी ब्राइट। अरे यार कलर वही लेते हैं, फिर से वो क्या बनेगी यहाँ पे, ब्राइट, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि कितनी दूर होगा एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट, तो भाई कितनी दूर होगा, जितना में डार्क बना होगा। तो ये डार्क फ्रिंज की विथ पता चल जाए तो बात बन जाए। यानी हमें कुल मिला के क्या निकालना है, फ्रिंज विथ निकालनी। क्या निकालनी, हमें फ्रिंज विथ निकालनी। क्वेश्चन में समझे, क्वेश्चन ने क्या मांगा है हमें, पहले पार्ट में हमसे मांगा है फ्रिंज विथ निकाल के दो। ठीक है, जब तक ये बात समझ नहीं पाओगे तब तक आप फॉर्मूला ही नहीं यूज कर पाओगे। तो हमसे क्वेश्चन ने बोला फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ लिखते हैं बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो डार्क फ्रिंज के लिए हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज के लिए हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो लेंथ होती है, जो विथ होती है, वो हमेशा सेम होती है। फ्रिंज विथ हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो चलो डी पे आ जाओ। तो अच्छा वो तो देखना पड़ेगा सर। ओके, डी कितना गिवन है, 1.20, और लैम्डा कितना गिवन है भैया हमें, 600 नैनोमीटर, तो -9 लगा दीजिए। अपॉन में आ जाइए डी के लिए, तो 0.1 mm का मतलब क्या होता है जानते हैं, 10⁻³ होता है। इतना सिंपल। ओके, आगे बढ़े। तो ये 1 वाली कहानी खत्म करें। अगर मैं 0.1 हटा दूं तो वहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा, या 10⁻⁴ मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ। सर अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाने की कोशिश करता हूँ तो सर यहाँ पे क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, ये पावर ऊपर घूम के जाएगी, तो सर 10⁻⁻4 है वो क्या बन जाएगा, 10⁻+4। क्यों इतना लंबा चढ़ लो कैलकुलेशन करना, बस समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें। ठीक है, अगली बार देखो, अब यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, तो 6 और 12 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है 7.2। मैंने कहा 6 और 1.2। ठीक है, इनका 1 0, इनका 3 0 ले लो। ठीक है, 3 0 ले जाके 4 में ऐड कर दो, तो 10 की पावर कितना हो गया, 7। 10⁻7 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 10 की पावर क्या हो गया भाई, -2 हो गया। 7 और इसके बीच में इतना रिजल्ट मेरा बन के आया है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखो समझना, यहाँ से मैं लिखूँ तो अगर मैं एक पावर और इंक्रीज करूँ, देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो 72 × 10⁻³ आ गया, ये मीटर आ रहा है। द एंगुलर विथ इन डिग्री ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे एंगुलर विथ चाहिए, तो पहले देखो एंगुलर विथ का फॉर्मूला लिखो, तो लिखो θ = λ/d। ठीक है, ये आपके एंगुलर विथ का फॉर्मूला हो गया, याद रखोगे। पहली बोला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे n का टर्म भी कैरी करके चलते हैं। अगर फर्स्ट बोला तो n हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो पहले के लिए हमने 1 रख दिया। लैम्डा कितना गिवन है, 600 × 10⁻⁹ लिखेंगे। अपॉन में d लिखोगे तो d कितना गिवन है, 0.1। तो 0.1 mm को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर हमने लिखा -3। ठीक है, तो अपॉन में ये पूरा कन्वर्ट करोगे तो -4 में आएगा। -4 ऊपर जाके क्या बनेगा, तो 600 10⁻⁹ × 10⁻4 कितना बचेगा, तो 2 0 यहाँ के ले लो, 4 और ये कितना हो गया 6, और इससे माइनस करोगे तो 6 × 10⁻ कितना आएगा भाई, -3 आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट मुझे थीटा का क्या मिलेगा, 6 × 10⁻³ के टर्म में मिल जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
तो अगले में क्वेश्चन ने क्या पूछा, डिफाइन अ वेव फ्रंट। मुझे वेव फ्रंट बताना है। आपको पता है कि क्या होता है, एन इंसिडेंट प्लेन वेव फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड गेट रिफ्रैक्टेड, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये आप बना लोगे। बार बार सर वही पूछ रहे हैं, वेव फ्रंट कॉन्वेक्स से पेन सेलेक्ट करते हैं। ओहो, ठीक है, तो कर लोगे। उसके बाद अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स इज रिफ्रैक्टेड बाय अ स्फेरिकल ग्लास बॉल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द ऑब्टेन्ड पोजीशन फॉर द फाइनल इमेज। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में था तो उन्होंने देखो रे ऑप्टिक्स के साथ वेव ऑप्टिक्स को बढ़िया चिपका के दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ नहीं करने वाले। फिलहाल इसका फॉर्मूला अगर आपका मन करे तो आप यूज कर सकते हो, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 और अपॉन में क्या लगाओगे, r लगाओगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल ये अभी यहाँ हम नहीं करेंगे। क्लियर है, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखो और जल्दी जल्दी करा जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। द फर्स्ट मिनिमम ऑफ पैटर्न फॉल्स एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। मुझे विड्थ ऑफ द स्लिट बतानी है, कितने पे गिरा है सर, 30 डिग्री पे। डिफ्रैक्शन पैटर्न आ गया। ठीक है, अब जब डिफ्रैक्शन की सर कहानी होगी तो वहां पे ध्यान रखना कि फॉर्मूले में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। फॉर्मूला जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कैलकुलेशन कैसे होने वाला, वो होगा साइन थीटा के टर्म में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए। समझ गए। और अगर मैं डार्क को ब्राइट में लिखना चाहूं तो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो भी कैलकुलेशन होंगे वो ऐसे होंगे, एन लैम्डा बाई ए स्लिट विथ होगी, लैम्डा होगा। ये किसके लिए बन रहा, ये बनता है सर डार्क के लिए। यहाँ कहानी डार्क से स्टार्ट होती है। फिर अगली बार अगर तुमसे यही बात ब्राइट के लिए पूछ ले तो यहाँ क्या लिखोगे, 2n+1/2 और यहाँ लैम्डा लिखोगे, यहाँ ए लिखोगे। तो ये किसके लिए होगा, आपके ब्राइट के लिए होगा। ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ है, स्लिट illuminated by a light wavelength 600 nanometer. The first minimum of the patterns falls at theta is equal to 30 degree. पहला मिनिमम बना है तो सर मिनिमम का मतलब होता है डार्क, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ले लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन में डी। फर्स्ट है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई। ठीक है, थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ साइन थीटा 30 रख दो। तो ये लिखा सर साइन 30 डिग्री, एन हो गया 1। लैम्डा कितना गिवन किया, तो 600 गिवन किया, तो 600 नैनोमीटर में -9 लग दो। अपॉन में डी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। लिखो, लिखा कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, तो सर डी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 25 में पूछा, ये रखा आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन 30 सर 1/2 हो जाएगा, तो सर लिख लूं मैं 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू होल पार्ट ऑफ डी। अब क्या करो सर, डी इधर लेके आओ, 2 उधर लेके आओ। तो अगले स्टेप में देखिए कहानी, तो सर डी इज इक्वल टू, कहानी समझ में आ रही सर, डी इधर ले 2 उधर लेके आए, तो 6 2 कितना होता है सर, 12 होता है। 12 100 का 2 0 सर कैंसिल हो जाएगा, तो -6 लिख दो। तो डी जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 12 माइक्रोमीटर में। ठीक है, इतना कम पार्ट इसका मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न है, समझ गए, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 लाइट वेव्स ऑफ ईच ऑफ इंटेंसिटी कितना दिया, I0 interference at a point having a part difference lambda by 8 on the screen, find the intensity at this point। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, कैलकुलेट किया हम लोगों ने वाला क्वेश्चन। चलो सर एक बार फिर से कर दीजिए, इतनी जल्दी याद नहीं हो जाता है, जल्दी नहीं याद होता सर। तो चलो आ जाओ करते हैं फिर से। तो वैल्यू बस देख लेते हैं, दोनों की इंटेंसिटी I0 है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 8 दिया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, सबसे पहले तुम जाओगे फाइंड आउट करोगे फेज डिफरेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप यहाँ लिखोगे 2 पाई बाई लैम्डा और फिर यहाँ पार्ट डिफरेंस लिखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 8 आएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो सर 2 क्या मिलेगा, पाई बाई 4। पाई बाई 4 जानते हो कितना होता है, पाई बाई 4 कितना होता है सर, 45। ठीक है, आओ शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो हमें कैलकुलेशन करके देना है सर आई का, ये करना है। तो I1 भी I0 है, I2 भी I0 है, 2 I1 I2 अंदर I0 का स्क्वायर बन जाएगा, तो सर I0 बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखोगे cos 5 की वैल्यू सर इन्होंने बोल दी पाई बाई 4 रख दीजिए, धन्यवाद, रख दिया हमने। इसको ऐड करो तो ये बोलेगा 2I0 प्लस यहाँ पे बोलेगा 2I0। अब cos पाई बाई 4 कितना होता है सर, 1/√2 होता है। याद करना पड़ेगा सर, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इन्हें याद कर लो, कितना होता है 1/√2। तो सर यहाँ पे 2 है तो 2 से √2 कैंसिल आउट कर दे, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो एक √2 से दूसरा √2 कट जाएगा। सर करके दिखाओ, बोलते बहुत हैं आप।
अभी ठीक है, एक बचा तो 2i0 प्लस √2i0, कोई दिक्कत? i0 कॉमन कर लें, कर लीजिए सर, 2 प्लस √2, ठीक है, दैट्स योर आंसर आ गया सर। और अगर करने का मन है और आप चाहते हो कि और कर लिया जाए तो क्या करोगे, 2 की वैल्यू में √2 की वैल्यू ऐड कर दो, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, रखो और आंसर ले लो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने क्या किया, खत्म कर दिया, गेट इट। चलो सर, अगर ये खत्म कर दिया तो अगले पार्ट पे आ जाते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि काम बहुत सारा है और हम अभी बहुत धीमे धीमे काम को कर रहे हैं। इतना धीमे करेंगे तो सर कैसे होगा, पेपर भी तो करना है। अरे रे रे रम, चलो पढ़ो भाई। ग्रीन 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 ओके। A double slit experiment, sixth dark fringe is observed at a certain